बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम वेक्टर्स की सेकंड क्लास को आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर आपको चैप्टर नंबर सेकंड वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में जो शॉर्ट क्वेश्चन का टेक्सचर बुक के अंदर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने एक शॉर्ट क्वेश्चन की आउटलाइन लिखी हुई है। कल हमने जहां अपने लेक्चर को कंप्लीट किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर आपको 2 असाइनमेंट्स भी दी थी। होपफुली आपने उसको कंप्लीट किया होगा। तो आगे बुक के रिदम को थोड़ा सा चेंज हम कर रहे हैं, वो इसलिए कि ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये वो बुक के अंदर मौजूद मटेरियल में से एक्सट्रैक्ट किए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस या डेफिनेशंस हैं जिनको हमें पहले पता होना चाहिए। तो इसकी तरतीब तो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये 15 वो टर्म्स हैं जो आपको क्लियर करनी है। तो मैं इनके नाम बता देता हूँ कि ये नाम क्या क्या हैं। आपको पता होना चाहिए लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, ये डेफिनेशन है। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, orthogonal vectors, component of a vector, then rectangular components of a vector, उसके बाद null vector, unit vector, position vector, addition and subtraction of vectors, multiplication of vector, scalar and vector। तो बच्चों इसको हम तरतीब से लेके चलते हैं। आपको यकीनन इस बात का पता है कि जब ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है जिसकी एक टेल और एक टिप होती है। और आपको पता है कि जो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट है वो मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू स्केल बताती है, और जो टिप है ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन बताती है, और जो टेल है ये कंसीडर की जाती है रेफरेंस पॉइंट। और वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन तो हम कर चुके हैं, तो हम अपनी बात की तरफ चल रहे हैं। अपनी डेफिनेशंस को हम बाकायदा लेके चलते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल वेक्टर है, ये डेफिनेशन है, और इसमें जिस जिस जगह पे रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन होगी वो हम साथ साथ आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर्स, two or more vectors having same direction only, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिनकी सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, हम उनको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। चाहे लाइन ऑफ एक्शन सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन सेम हो। ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है, लाइन ऑफ एक्शन और सेम हो या ना हो इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन पे गौर करें। Two or more vectors having same direction only, इसको एक एग्जाम्पल से बना के देखते हैं। तो बेटा A और B दो वेक्टर्स आपको ग्राफिकली दिखाए गए हैं। आपको नज़र आ रहा है कि B की मैग्नीट्यूड A से ज़्यादा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आप इसके साथ लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे केस में वेक्टर A पैरेलल है B के। ठीक है, हाँ, ये इस तरह भी पैरेलल होते। इफ एक एग्जांपल देता हूं, और ये वेक्टर A है और इसी लाइन पे वेक्टर B है। आप देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है वो एक ही लाइन है, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। वेक्टर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में से पास कर रहे हैं, तो तब भी A और B दोनों पैरेलल ही होते। इट मीन्स के उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है या नहीं, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दोनों सूरतों में वो वेक्टर पैरेलल होंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फिर इनको क्या कहेंगे, तो वो है अनलाइक पैरेलल।
तो बच्चों अनलाइक पैरेलल या एंटी पैरेलल भी इनको कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये है कि द वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आप इस एग्जाम्पल को ज़रा देखेंगे। तो बेटा इस डायग्राम को देखकर आप क्या कहेंगे? F1 F2 दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और आप देख रहे हैं दो वेक्टर्स की टेल से टेल मिली हुई है, और इनके दरमियान आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल 180 डिग्री है, डायरेक्टेड ऑपोजिट, ठीक है। तो हम कहेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट F1 एंड F2 आर unlike parallel। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करें? क्या अब भी अनलाइक पैरेलल होंगे? देखते हैं। ये दो वेक्टर्स की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये ऑपोजिट है, लेकिन बेटा इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन सेम थी, डायरेक्शन ऑपोजिट थी। यहाँ डायरेक्शन तो ऑपोजिट है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इट मीन्स के लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल को बताने के लिए लाइन ऑफ एक्शन सेम होना ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स के इर्रिस्पेक्टिव टू देयर लाइन ऑफ एक्शन वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल बताए जा सकते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि इनका फिजिकल इफेक्ट ज़रूर चेंज होगा लाइन ऑफ एक्शन के सेम या डिफरेंट होने से, वो तो एक्सप्लेनेशन में चीज़ें आएंगी। आपने याद रखना है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर जो हैं दीज आर एक्चुअली इर्रिस्पेक्टिव टू देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो थर्ड पे चलते हैं। तो बच्चों नेगेटिव वेक्टर किसी गिवन वेक्टर का वो सिंगल वेक्टर है या उस सिंगल वेक्टर को कहते हैं जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो गिवन वेक्टर के इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी टेल और टिप अगर आपस में चेंज कर दी जाए तो वो नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ज़रा देखें, इस एग्जाम्पल को आपने देखना है कि हम अगर एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन ओ पी, ओ टेल है, पी इसकी टिप है, और ये लेंथ ऑफ द सेगमेंट आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड होती है। तो बेटा अगर आप कहें कि इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा तो वो बड़ा सिंपल तरीके से आप बताएंगे, इतनी ही लाइन की लेंथ ले लें और टेल की जगह आप टिप को बना दें और टिप की जगह ऑब्वियसली टेल बन जाएगी, तो ये गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। A vector which has magnitude equal to given vector but its direction is opposite। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बेटा डायरेक्शन ऑपोजिट तो अनलाइक पैरेलल में भी थी लेकिन वहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का सेम होना ज़रूरी है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर यकीनन अपने गिवन वेक्टर से अनलाइक पैरेलल या एंटी पैरेलल ज़रूर होता है, लेकिन हर एंटी पैरेलल वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो आप कहेंगे कि
दो वेक्टर जो एक दूसरे के नेगेटिव हैं वो ऑब्वियसली एंटी पैरेलल हैं, अंडरस्टूड है कि एंटी पैरेलल हैं, लेकिन हर एंटी पैरेलल वेक्टर्स नेगेटिव नहीं होते, इसलिए टर्मिनोलॉजिकली हमने इनके नाम अलग अलग किए हैं। तो आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड सेम होना ज़रूरी है, तब ही ऑपोजिट डायरेक्शन की बेस पे हम उनको नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और आपने उम्मीद है कि जो डेफिनेशंस आपको आउटलाइन में बताई हैं इसको आप अपने माइंड में रख लेंगे। ठीक है, तो बच्चे आगे डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं भाई? तो आप जानते हैं कि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दो वेक्टर्स तब इक्वल होंगे जब उनकी सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो इसको हम बोर्ड पे दिखाते हैं आपको सबसे पहले कि यहाँ दिखा रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी। सो आपको नज़र आ रहा है कि दो वेक्टर्स जिनकी लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो आप कहेंगे ये वेक्टर इक्वल हैं। ठीक है, तब हम कहेंगे कि वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर बी के। The vectors which have same magnitude and direction, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में भी आपने पिछली मिसालों को ज़हन में यकीनन रखा होगा कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बस रिक्वायरमेंट याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक MCQ की शक्ल में एक ब्लॉक में लिखते हैं कि दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, देखें अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाए कि वेक्टर ए इक्वल होगा वेक्टर बी के इफ, तो इसका आंसर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड जब भी किसी वेक्टर की लिखी जाती है तो अल्फ़ाबेटिक लेटर पे एरो हेड और मॉड लगाते हैं। तो ए और बी की मैग्नीट्यूड बराबर है और एंड दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है आगे हम डिस्कस करने लगे, लेकिन हमने थोड़ा बता दिया कि यूनिट वेक्टर बेटा डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की लेंथ सेम है, तो अब हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे। ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपके पास इन 4 डेफिनेशन में पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल और नेगेटिव ये आपके सामने हैं। तो अगर ये आपको इसकी समझ आ गई है तो मैं एक छोटा सा स्केच बनाता हूँ और आपने प्लीज़ इसमें से आंसर करना है और मुझे बताना है, ठीक है, कि ये किन वेक्टर्स का क्या कंपैरिजन है। तो शुरू करते हैं। ये आपका एक एक्स्ट्रा वर्क है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। F1 एक वेक्टर है O से P तक, एक F2 वेक्टर है अभी जो 4 डेफिनेशंस हमने दी हैं आपके सामने, उसको सामने रखते हुए आप बताएंगे। चलें मैं आपसे आंसर पूछता हूं और फिर आपने इसका आंसर पहले खुद से करना है और फिर मेरे आंसर से कंपेयर करना है। अगर मैं आपसे पूछूं F1 और F2 आपस में क्या है, तो आप देखें और बताएं F1 और F2, गौर से देखें। लेंथ सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो आप कहेंगे कि F1 और F2 पैरेलल हैं। ठीक है, अगर आप F1 और F3 की बात करें
तो फिर क्या देखेंगे? आप देख रहे हैं बेटा कि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आप कहेंगे F1 और F3 एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। और इसी तरह F1 और F4, यस, अब आंसर करें, दोनों की लेंथ सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो ये क्या हैं? इक्वल वेक्टर्स। और F1 और F5 जी, अब क्या कहेंगे? अब आप बेटा देखें इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है सिर्फ, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो आप कहेंगे F1 और F5 एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। और F1 और F6 ये भी एंटी पैरेलल हैं। चलें, एक की एग्जांपल तो मैंने आपके सामने दे दी, अब आप खुद इनको आपस में कंपेयर करें। जैसे मैं नहीं बोलूँगा, आपने खुद बताना है F2 और F6 क्या है जी, ठीक है, ले लेंगे आंसर। F3 और F6 ये क्या है, और F2 और F1 क्या है। इसी तरह ये डिफरेंट तरह की कंपैरिजन है, होपफुली यू गेट इट। आगे चलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, बेटा को का मतलब आप जानते हैं सेम, प्लेन सतह को कहते हैं, और हमने कल के आर्टिकल में ये पढ़ा था कि एक प्लेन जो है वो 2 डायमेंशनल होती है। जैसे ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, ये ज़मीन का जो फर्श है ये प्लेन है, ये दीवार एक प्लेन है, आपके पास जो पेपर है वो एक प्लेन है, ठीक है। तो बच्चे कोप्लेनर वेक्टर्स उनको कहेंगे जिन वेक्टर की प्लेन सेम हो, यानी एक प्लेन में जो पाए जाएं। तो मैं एक एग्जांपल पहले देता हूं और यहां से उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपको एक्स वाई प्लेन को बनाने का तरीका बताया था, 2 लाइंस ड्रॉ करते थे एक दूसरे के राइट एंगल पर, और इसमें एक्स डैश वाई डैश ये किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, ये तरीका आपको बता चुके हैं। इस एक्स एक्सिस के बाकी नाम क्या हैं, वाई एक्सिस के नाम क्या हैं, ये भी आपको बताए जा चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आपके सामने 2 वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, वेक्टर ए ओ से एम तक, और वेक्टर बी ओ से एन। तो बेटा आप क्या कहेंगे कि ए और बी क्या पैरेलल हैं? बिल्कुल नहीं। एंटी पैरेलल है? नहीं। इक्वल है? बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के नेगेटिव? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आप ये तो देखें बच्चे कि ये एक प्लेन में मौजूद है, ठीक है, ये इस सतह के ऊपर मौजूद है, ये प्लेन में है, तो हम इनको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। द वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन, ओके। आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। उम्मीद है कि आप इन डेफिनेशंस को साथ साथ समझ रहे हैं। बच्चों, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट का लिटरेरी मीनिंग आप जानते हैं, पार्ट, जुज या हिस्से को कहते हैं। चलिए मैं कंपोनेंट की एक एग्जांपल आपके सामने पहले रखता हूँ कि बाहर एक बाइक खड़ी है, उस बाइक के कंपोनेंट्स क्या हैं? भाई यकीनन जिनसे मिलके बाइक बनी है, उसमें उसकी सीट है, उसका स्टीयरिंग है, उसकी टैंकी, टापे, इंजन, टायर्स, व्हाटएवर में भी, ये सारी चीज़ें उसके कंपोनेंट्स हैं। एक मैकेनिक क्या करता है कि वो जब चाहे एक बाइक को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके अलग अलग पैक कर सकता है, और जब चाहे उन्हीं कंपोनेंट्स को मिला के एक सिंगल बाइक बना सकता है। सो कंपोनेंट का लिटरेरी मीनिंग है पार्ट, हिस्सा, जुज। लेकिन एक वेक्टर के लिए कंपोनेंट की क्या सेंस है? तो आइए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम इस बात को यकीनन समझेंगे और डेफिनेशन उसके बाद हम बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा हम इस तरह से कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड पर हम प्लेन को बना लेते हैं, और प्लेन को बनाने के बाद
आप जानते हैं कि मैं अगर ऑब्जर्वर हूं तो मेरी राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इस पर ओरिजिन से हम कहते हैं कि एक शख्स सीधा, जिसे हम कहते हैं ना नाक की सीध पे चलना, बिल्कुल सीधा इस लाइन पे ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करता 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 वो पॉइंट पी पर जाके रुक गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इस शख्स की जो कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट है वो एक डायमेंशन में है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम इसको वेक्टर का एरो इस तरह से बनाएंगे और कहेंगे कि वो शख्स जिसने डिस्प्लेसमेंट d1 कवर किया, उस d1 की वैल्यू है 4 मीटर, मिसाल दे रहा हूँ, और ये ईस्ट की तरफ है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो हम एक बात हमें दिखाई दे रही है कि उस शख्स की टोटल डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशन में है, एक खास लाइन पर है। तो हम कहेंगे कि इस केस में इस बॉडी का इस तरफ ट्रेवल करने वाले शख्स का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे बिल्कुल ज़ीरो है, कोई कंपोनेंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट का वाई पर। यानी अगर आप इस तरफ को मूव करेंगे तो आप वाई एक्सिस पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। होपफुली आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक दूसरा शख्स है, वो इस लाइन पे ट्रेवल करता है और ट्रेवल करते 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 वो एक खास पॉइंट पे जाके रुक जाता है। इस पॉइंट को क्यों कहते हैं? और उस शख्स ने अपने रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर किया 6 मीटर वाई एक्सिस की तरफ। तो आपको लगेगा यकीनन इस डायग्राम से कि वाई एक्सिस पे मूव करते हुए उस बॉडी की डिस्प्ले का एक्स एक्सिस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये दोनों केसेस तो आपको अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशन नजर आ रहे हैं, यानी या वो एक्स पर या वो वाई पर, ठीक है। तो अगर वो y के अलोंग मूव करता है तो x के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा, और अगर x पे मूव करता है तो y के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं। ये तो बनी रहेगी, नीचे एक डायग्राम और बना रहा हूँ और इसमें आपने बताना है ताकि हम कंपोनेंट की पहले डेफिनेशन को क्लियर करें। ओके, तो बेटा अब एक शख्स, एक जिसे हमने अभी वैसे वर्ड यूज़ किया कि नाक की सीध पे, यानी वो अपनी लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं करता। एक शख्स इस लाइन पे मूव कर रहा है और मूव करते 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 वो यहाँ तक गया, पॉइंट P तक, चले पॉइंट M तक कह लें क्योंकि P यूज़ हुए, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और उसने डिस्प्लेसमेंट टोटल कवर किया 7 मीटर एक्स वाई के दरमियान। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इस लाइन पे मूव कर रहा है तो वो एक्स वाई के दरमियान मूव कर रहा है, यानी वो शख्स जो है वो प्लेन पे मूव कर रहा है। आप जरा इसको गौर से देखें, जैसे जैसे वो शख्स अपनी जगह से मूव करता गया तो उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे भी कवर होता जा रहा है, ठीक है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे वो आगे को जा रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस पे भी बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट से दूर होता जा रहा है, और इसी तरह मुसलसल दूर होता होता मैक्सिमम कितना दूर हुआ तो आप समझ गए कि वो इतना डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे मूव किया। लेकिन क्या अब इसने वाई एक्सिस पे भी कुछ डिस्टेंस मूव किया है? तो आपको वो भी दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे ये इस पॉइंट्स पे मूव करता जा रहा था इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस पे भी मुसलसल चेंज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना हुआ तो आप कहेंगे कि ये चेंज होता होता आखिर इतना हुआ। आपको एक बात समझ आई है कि जब बॉडी प्लेन में मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे भी कवर हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी कवर हो रहा है। तो आप ये कहेंगे कि उसकी मोशन का एक x कंपोनेंट भी है और एक y कंपोनेंट भी है, उसके कवर किए हुए डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट भी है, यानी x के अलोंग भी है और y के अलोंग भी है। तो बस इसी को कहते हैं कंपोनेंट। यानी आप कहेंगे कि इस केस में बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक जो फासला तय किया
वो उसके डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट है। तो बच्चों आपने इस बात को, मैं इसको थोड़ा लंबा इसलिए कर रहा हूँ कि कंपोनेंट पे अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रह जाती है। तो जब भी कोई चीज़ प्लेन में मूव करेगी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो ही होंगे। आपको ये बात लास्ट टाइम भी बताई थी कि कंपोनेंट्स तो बेशुमार बना सकते हैं, हम आगे कभी इस बात को कर भी लेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में। कंपोनेंट की मैक्सिमम तादाद इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन मिनिमम कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर ही होते हैं और वो दो होते हैं, ठीक है। मिनिमम कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर जो है वो दो होते हैं प्लेन के लिए, और स्पेस के लिए यकीनन 3 होते हैं। तो आपको नज़र आ गया कि इस केस में बॉडी ने x एक्सिस पे भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और y एक्सिस पे भी। तो इस लेंथ को हम कहेंगे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलोंग, और जो इधर को फासला इसका बना इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कंपोनेंट किसी वेक्टर का बेसिकली उसकी इफेक्टिव लेंथ किसी खास डायरेक्शन में है। जैसे इस तरफ बॉडी मूव कर रहा था तो इसकी इफेक्टिव लेंथ अलोंग x एक्सिस ये आई, यानी x एक्सिस पे इतना दूर गया, तो ये इसका x कंपोनेंट होगा, और ये लेंथ इसकी इफेक्टिव लेंथ y एक्सिस पे है, तो ये इसका कहलाएगा y कंपोनेंट। होपफुली बच्चों आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपोनेंट का पता लग गया। तो मैं डेफिनेशन अब बोर्ड पर लिख रहा हूँ। The effective length of a vector in a given direction is called component of a vector, यानी वेक्टर का कौन सा हिस्सा किस डायरेक्शन में है, तो जिस खास डायरेक्शन में जितना पार्ट उसका होगा वो वाला कंपोनेंट होगा, यानी x पर हो या y पर, जिस तरफ भी हो, ठीक है। अब आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसी मिसाल से आपसे सवाल पूछता हूँ कि बेटा D1 डिस्प्लेसमेंट टोटली किस तरफ है, तो आप कहेंगे D1 डिस्प्लेसमेंट टोटली x एक्सिस पर है, यानी इस केस में y कंपोनेंट D1 का 0 है, ठीक है। और D2 की बात करें तो D2 टोटली y एक्सिस के अलोंग है, तो D2 का x कंपोनेंट 0 है, ठीक है। क्योंकि ये x एक्सिस पर था तो इसकी टोटल इफेक्टिव वैल्यू x एक्सिस पे थी, y पे नहीं थी, और इसकी टोटल इफेक्टिव वैल्यू y पर थी, x पे नहीं थी। और इस केस में जब बॉडी एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा था तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू x पर भी थी, इसने x के अलोंग भी कवर किया और y के अलोंग भी डिस्टेंस कवर किया, तो इसका डिस्टेंस x कंपोनेंट भी है और y भी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपको भी वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है ये तो आप आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बॉडी का x कंपोनेंट भी है और y भी है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको याद होगा कल हमने ये बात की थी कि रेक्टा का मतलब क्या होता है। रेक्टा का मतलब है एट 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो रेक्टा एंगुलर जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो सिंपल डेफिनेशन हुई किसी वेक्टर के वो वाले कंपोनेंट्स जिनमें एंगल 90 डिग्री हो, तो बेटा उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको बताएंगे। The effective lengths of a vector which are at right angle, जो एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर हों उनको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। यही डायग्राम जो पहले बनी थी, लेकिन चलें इसको दोबारा बना लेते हैं। अब हम एक प्लेन को बनाते हैं और उस प्लेन के अंदर आप इसको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे। x, x डैश, y, y डैश, o,
एक वेक्टर ए है ओ से एम तक, आपको दिखाई दे रहा है कि ओ से एम तक जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है। अब इसके कंपोनेंट्स हम अगर मिनिमम बनाना चाहें, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकते हैं, ठीक है, तो मिनिमम बनाने का तरीका है कि इसकी टिप से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो बिल्कुल सीधा आके एक्स पे मीट करता है। इसका नाम मैं एस रख रहा हूँ। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब ओ से एम तक हमने वेक्टर को ड्रॉ किया तो इस केस में इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस पे इफेक्ट है ओ से एस, ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको एरोज भी देना चाहें तो दे सकते हैं साथ में। इसका मतलब है ओ से एम तक जो वेक्टर था उसका एक्स एक्सिस पे जो इफेक्ट है मैक्सिमम वो ए ओ से एस तक है, जिसकी वैल्यू ए एक्स है, ठीक है। और इसी तरह इस वेक्टर का इफेक्ट या इफेक्टिव लेंथ वाई एक्सिस पे कितनी है, इसको पॉइंट टी कह दें बेशक। तो O से T तक आपके वेक्टर का इफेक्ट अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये इसका वाई कंपोनेंट है, आप इसे एरोज भी लगा सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैक्सिमम इफेक्टिव लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस और ये मैक्सिमम इफेक्टिव लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। आपके पास ये एक ब्लॉक बना हुआ है, इसमें आप गौर से देखें कि अगर ये लेंथ ए वाई है तो यकीनन ये लेंथ भी ए वाई ही होगी, ठीक है। और अगर हम इनके दरमियान एंगल की बात करें तो आपको पता है वेक्टर में एंगल लेने के लिए टेल से टेल मिलाई जाती है। अक्सर बच्चे इस एंगल को 90 कह देते हैं, तो आपने याद रखना है कि एक्चुअली ये एंगल 90 यहाँ पे बन रहा है। आप इधर भी 90 शो कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आपको अंडरस्टूड है कि ए एक्स और ए वाई एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, दैट्स वाई इनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो डेफिनेशंस हैं वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। शुक्रिया।